सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो बहुत तेज़ी से सामने आ रही है और हम देख रहे हैं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में इस वक्त सूरत हाल ये है कि 15 रोज़ के लिए 5 अजला के हॉटस्पॉट इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जी के तहत और मुख्तलिफ चीज़ों के तहत SOPs माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मुतादिद शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और स्कूल्स को भी सील कर दिया गया है। सईद गनी साहब ये कहते हैं कि अगर सूरत हाल ऐसे ही रही, खुदा ना खास्ता, तो फिर सिर्फ स्कूल्स ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। अब देखना यह है कि किस तरह से हुकूमत SOPs की निगरानी करती है और SOPs को फॉलो करवाती है और कोरोना वायरस को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको क्लिप दिखाते हैं। नाज़रीन, केसेस की तादाद में इजाफे के बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। लगारी साहब, सूरत हाल अगर ऐसी ही रहती है तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हमें पहले से भी ज़्यादा सख्त किस्म का कोई लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है? ऐसा हो सकता है, इसलिए कि हमारे यहाँ तो SOPs को सिरे से तस्लीम ही नहीं किया गया। पहले वफाकी हुकूमत जो है कोरोना को मानती नहीं थी और वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे कि लॉकडाउन किया जाए। सिंध की हद तक लॉकडाउन हुआ और फिर जब सूरत हाल ख़राब होने लगी तो मुल्क भर में लॉकडाउन भी हुआ और समार लॉकडाउन भी हुआ और मिनी समार लॉकडाउन भी हुआ। इस तरह के लॉकडाउन होते रहे और फिर एक कुदरत की मेहरबानी थी कि हम इससे कोरोना की वबा से निकले हैं। वरना जो पेशीन गोया थी, जो इंपीरियल कॉलेज की जो तहकीक थी वो तो हमें मार रही थी। वो बता रही थी कि डेली 80,000 से ज़्यादा लोग मरने लग जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। लेकिन अगर यूरोप में वापस लौट रहा है और बहुत से मुल्कों में, जर्मनी में और फ्रांस में और स्पेन में और इटली में अगर उसके केसेस बढ़ रहे हैं और दोबारा केसेस आना शुरू हो गए हैं तो फिर इस तरह का ख़तरा पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है। और अगर भी स्कूल खोलने से या शादी हाल खोलने से केसेस बढ़े हैं तो फिर मेरे ख्याल में उनके पास ऑप्शन कोई नहीं होगा हुकूमत के पास कि वो इनको बंद करे। तो और आपके ख्याल में शादी हॉल्स और स्कूल्स खोलने की वजह से केसेस बढ़े हैं या फिर हुकूमत ने ही जल्दबाजी की, अभी खोलने ही नहीं चाहिए थे? नहीं, जल्दबाजी नहीं थी। असल तो बात यह है कि कोरोना का एक दूसरा फेज आया है दुनिया में, ऐसा ही है। और पाकिस्तान में भी बहुत स्लो है। लेकिन अगर हमने एहतियात न की तो बढ़ सकता है और बढ़ने की सूरत में नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। हमें ये ज़रूर देखना होगा। अच्छा लगारी साहब, हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस तो बढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब जो सियासी सरगर्मियां हैं, रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है, जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं, इससे तो फिर केसेस और ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगे? सियासी सरगर्मियां तो होती रहती हैं और हमारा आइन भी इजाज़त देता है कि अगर पीसफुल लोगों का इज्तिमा हो तो वो ज़रूर हो। अगर सियासी लोग ही हमारी रहनुमाई करें और अपने लोगों को कहें कि SOP के साथ वो इस तरह की रैलियों में शरीक हूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो। आपको बताते चलें कि इससे पहले साद रफ़ीक साहब खिताब कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून का जलसा लाहौर में जारी था। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अदनान फरीद साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अदनान फरीद साहब, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का क्या अमल है या फिर आगे क्या करने जा रही है मुस्लिम लीग नून, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन पहले सवाल ये है कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, कोरोना की दूसरी लहर जारी है, ऐसी सूरत हाल में आपके ख्याल में ये जो जलसे जुलूस और रैलियाँ हो रही हैं जिसमें समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, क्या ये करना वक्त की ज़रूरत है? इससे कोरोना वायरस बढ़ नहीं जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा है कि बहुत हद तक अल्लाह का फजल हुआ है और लगारी साहब ने भी जैसे पहले बताया कि कोरोना के ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल हो गया हुआ है। और लेकिन उसकी जो एक रिकरेंट केसेस कुछ सामने आ रहे हैं तो यकीनन उसमें सब लोग एहतियात करनी भी चाहिए और एहतियात करेंगे भी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप दूसरी तरफ देखें कि जमहूरियत के नाम पे जिस बदतरीन आमरीत का सामना है तो आखिर उसकी भी तो कोई हद है ना जी। ना राइट ऑफ असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, ना राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और सबसे ज़्यादा उसके विक्टिम तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का मीडिया है। तो अब आखिर ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को एक आज़ाद माशरे में रहने के लिए मेरे ख्याल में ये अभी तो आप देख रहे थे कि फ्रीडम स्पीच भी थी, फ्रीडम ऑफ असेंबली भी थी, यानी इतना बड़ा इज्तिमा भी हो रहा है और साथ में आज़ादाना खिताब भी कर रहे हैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। ये उसी जद्दोजहद का नतीजा है
जो जद्दोजहद पिछले कुछ अरसे से हो रही है, तो अब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ भी जा रहे हैं ग्रेजुअली, तो ये उसको अश्योर करने की एक कोशिश है। जी, तो ये जो है आप समझते नहीं है, ये कन्फ्रंट्रेशन जो है ये मुस्लिम लीग की मजमूई अमूमी रिवायत नहीं रही है। अब तो मुस्लिम लीग नून जो है बरह रास्त स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ कन्फ्रंट्रेशन में चली गई है। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूँगा कि मुस्लिम लीग नून हरगिज़ किसी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं गई है। इस बात का इजहार मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद किया है कि हम खुदा न खास्ता किसी अदारे के ख़िलाफ़ नहीं, हम तो पाकिस्तान में अदारों की मजबूती चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें कोई ना कोई रेफरेंस तो रखना पड़ेगा, कोई ना कोई पैरामीटर तो रखना पड़ेगा जिसके ऊपर हम इस बात को इवेल्युएट करेंगे कि क्या बात किसी इदारे के इंडिविजुअल एक्ट के खिलाफ है या किसी इदारे के खिलाफ है। आज कर रहे हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, यही बात आज से 20-25 साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो करती थी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन जो है मैनोवर करती है, इलेक्शन इंजीनियर करती है और हमारे मुखालफिन को जो है वो लाया जाता है और हमें इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया जाता है। आज वही इल्ज़ामात खुद नवाज शरीफ लगा रहे हैं। पहले नवाज शरीफ जब बेनिफिशरी थे तो आराम था, खामोशी थी, अब जब बेनिफिशरी नहीं रहे हैं तो अब नई सूरत हाल पैदा हुई है। सर मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि कौन बेनिफिशरी था या नहीं रहा था। गुजारिश ये है कि जिस वक्त जिसके ऊपर जो बीती है, अब देयर ऑलवेज एंड टू समथिंग। मैं आपको बताऊं कि जो 90 की दहाई की सियासत थी उसको एक स्टेप लेके 2006 के अंदर दफन करने की कोशिश की गई और फिर उसका नतीजा आपने देखा कि देखें आप दफन करने के बाद मैं अर्ज कर रहा हूँ मैं ऐसे एक सवाल है, दफन करने के बाद फिर जरदारी साहब को लाहौर, लाड़काना और कराची में क्यों घसीटने की बातें हो रही थी और उसके बाद जो है वो इस तरह की सख्त जुबान इस्तेमाल की जा रही थी। फिर मियां नवाज शरीफ काला कोट पहनकर चले गए थे, खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में और ख़ुद वकील बनकर जरदारी साहब के खिलाफ गए थे। तो वो तो मिसाक जमहूरियत के बाद हुआ था ये सब। सर मैं ये दोनों इंडिविजुअल एक्ट्स हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं कि जहां तक हमारी और पीपल्स पार्टी की सियासत का ताल्लुक है, हमारी सियासत मुख्तलिफ है, लेकिन हम जिस एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हैं तो उस वक्त हम एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए इकट्ठी जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मामले के ऊपर कहीं हमने ये नहीं कहा, ना पीपल्स पार्टी ने ना मुस्लिम लीग नून ने, कि हमारी सियासी जद्दोजहद मतलब कि हमारे सियासी पॉलिटिकल आइडियल्स में फ़र्क है यकीनन, और जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने हैं। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून को खतरा नहीं है, इस वक्त पीपल्स पार्टी को खतरा नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान को खतरा है, क्योंकि इस पाकिस्तान के खतरे को कन्फ्रंट करने के लिए तमाम जमहूरी कुव्वतें इकट्ठी हैं और इस ऑपरेशन के खिलाफ मेरी बात सुनिए कि पाकिस्तान में तो इकट्ठी हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से ही कुछ लोग आवाजें भी उठा रहे हैं और पार्टी के अंदर से जब आवाज उठती है तो हम देखते हैं कि उनकी पार्टी रुकनियत ही मुअत्तल कर दी जाती है। जलील शर्कपुरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रिसेंटली जलील शर्कपुरी साहब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने अपने कायद के बयानिए के खिलाफ बात की थी। जलील शर्कपुरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आप क्या मौक़िफ़ देंगे? क्या आपको आइडिया नहीं था कि पार्टी के बयानिए के खिलाफ अगर आप बात करेंगे या कायद ने जो कहा है उससे इख्तलाफ करेंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? नहीं, ये तो जमहूरी पार्टियों में तो ये तस्वर नहीं किया जा सकता कि इख्तलाफ राय को बर्दाश्त किया जाएगा। इख्तलाफ राय होता भी है चाहिए, लेकिन नहीं फैसला तो क्यादत का ही होता है। इख्तलाफ राय कायद की को बात समझे कि गैर मुनासिब है तो जरूर अर्ज करें, जिस तरीके से भी कर सकें कि ये चीज़ गैर मुनासिब है। जी जनाब, जमहूरी पार्टियों में जनाब जलील साहब, जमहूरी पार्टियों में तरीक़ाकार ये होता है कि जब आपका इख्तलाफ होता है तो आप विधन पार्टी के अपने फोरम पर आप इज़हार ख्याल भी करते हैं और इख्तलाफ राय भी करते हैं। आप ऐसा नहीं होता है कि मुखालिफ पार्टी या जिसके खिलाफ आपकी जमात ने अपोजिशन में खड़ी है उनके साथ जाकर आप मुलाकात करें और उनसे अपनी एसोसिएशन का इज़हार? नहीं, उनके साथ कोई मेरा ऐसा एसोसिएशन नहीं है और ना ही उनके साथ बैठ के कोई ऐसा, उनके साथ मिलना जुलना तो इलाकाई मसाइल और कुछ मसले मसाइल यारों दोस्तों के उसके लिए चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर को तो कोई काम अगर कहना है तो उसमें कोई अर्थ नहीं होना चाहिए, उसमें तो कभी भी सियासी बात नहीं हुई। लेकिन ये बयान तो यूं ही 100 ने पूछा और मैंने उनको एक अपनी राय दे दी
और ज्यादा तो बात ये हाईलाइट हो गई राणा सनाउल्लाह साहब के एक्शन की वजह। अगर वो सिंपल ये कह देते कि ठीक है भैया जलील शेरपुरी की अपनी राय है, पार्टी की राय नहीं है, तो बात उधर ही खत्म हो जाती। तो जब उन्होंने उसके नहीं हम पार्टी से निकाल देंगे, कल नोटिस देंगे, वो फिर मेरे से भी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि वो आपके खिलाफ एक्शन हो गया। तो जाहिर है फिर जब ना पूछता जवाब तो देना होता है। तो ये अगर राणा सनाउल्लाह साहब थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेते तो ये बात ऊपर ज्यादा हाईलाइट होती, बात खत्म हो जाती। अच्छा, हुआ ये है ना कि अब अगर वो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, आप कौमी असम्बली का इलेक्शन जीते, आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीते, अब अगर ये जाते हैं इलेक्शन कमीशन में और आपको डी-सीट करने के लिए पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है और आप डी-सीट हो जाते हैं, तो फिर एक नई सूरत हाल पैदा होगी। उसको आप क्या समझते हैं? देखिए जब मियाँ साहब अरसा दराज से स्ट्रगल कर रहे हैं कानून की हुक्मरानी के लिए, तो खुद गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हैं? यानी कि मेरा इख्तलाफ राय करना कौन से कानून के वायलेशन है? इख्तलाफ राय तो मैं समझता हूँ जो उन्होंने अभी एक अंदाजा अख्तियार यकदम फरमाया है सख्ती वाला, मेरी सिर्फ ये राय है, शहबाज शरीफ साहब की भी रही है, बाकी पार्टी की तकरीबन अक्सरियत की ये राय रही है कि हमें शिद्दत की तरफ नहीं जाना चाहिए। अपना जो पैगाम है अच्छे तरीके से हम देते रहें, हुकूमत के जो गलतियां हैं उनको हाईलाइट करते रहें, लेकिन शिद्दत की तरफ नहीं जाना। अब मियाँ साहब यकदम अगर आ गए हैं तो मतलब ठीक है, यानी आप ये समझते हैं कि इख्तिलाफियत का हुस्न है और पार्टी के अंदर भी होना चाहिए। जलील शेरपुरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जलील शेरपुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदनान फरीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जलील शेरपुरी साहब, आपके बारे में सर कयास आराइयाँ हो रही हैं कि आप बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या आराइयाँ करने वाले बस ये जल्दबाजी का मिजाज है, कोई ऐसा ना अमकान है ना ऐसी सूरत है। नहीं, जो ये सूरत हाल उस वक्त तो पैदा हो सकती है जब पार्टी और आगे जाती है और इलेक्शन कमीशन में आपके खिलाफ जाती है कि डी-सीट किया जाए, फिर तो सूरत हाल कोई भी हो सकती है। फिर आपके लिए तो वो बाइंडिंग्स नहीं रहेंगी जो आपके लिए पार्टी के नहीं, पहली बात तो ये है कि मुझे नोटिस आया है 7 डेज के लिए, और वो इंशाल्लाह ताला कल परसों तक मैं जवाब उसका अर्ज करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि जवाब जब मेरा चाहेगा तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अच्छा, अदनान फरीद साहब, आप समझते हैं, आप जानते भी होंगे, आपके कुलीग भी रहे हैं और आप भी पंजाब असम्बली के मेंबर रहे हैं, तो जलील शेरपुरी के साथ आपका कोई ऐसा हो सकता है कि पार्टी के अंदर मामलात जो हैं वो तय हो जाएं? सर, मैं शेरपुरी साहब के साथ मेरी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक़ एक बहुत अजीम खानवादे से है, और मैं समझता हूँ कि किसी को भी, ख़ुसूसन शेरपुरी साहब के हवाले से मैं बात करूँगा कि किसी को भी हरगिज़ ये तवक्को नहीं थी कि जिस फैमिली से और जिस खानवादे से शेरपुरी साहब का ताल्लुक़ है, वो उनके बारे में कोई तसव्वुर भी करे कि वो इस तरह का कोई स्टेप लेंगे। लेकिन मुझे भी और पार्टी के तमाम वर्कर्स को और उनकी क़यादत को बहुत अफसोस हुआ कि जब इस किस्म का मतलब है कि कदम शेरपुरी साहब की तरफ से उठाया गया। और मैं बड़े एहतराम के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि बिल्कुल एक बहुत ही माशाल्लाह मैच्योर पॉलिटिकल फैमिली है शेरपुरी साहब की, दीनी फैमिली है, तो उसके अंदर इख्तलाफ राय करने के 85 तरीके हैं, अपनी राय का इजहार करने का 85 तरीके हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ हमारी एक क़यादत की और एक बड़े से लेके छोटे वर्कर तक की एक जद्दोजहद है, और जो कि हमारे मुल्क की, हमारे सूबे की, हमारे हलकों की एक की तबाही के दरपे है। पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह की, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मामलात के ऊपर तनहा किया, और पाकिस्तान को हर तरफ से कहीं कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं, और इन हालात के अंदर जाके वो अपनी क़यादत को छोड़ के चीफ मिनिस्टर साहब को मिलने चले गए। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँ कि ये कोई तावील नहीं है,
ये किसी किस्म की कोई तावील नहीं है। इसके अंदर अगर आपको इख्तलाफ राय है, बिल्कुल आप पार्टी मीटिंग में पार्टी लीडर से बात करें जाके। लेकिन उनका मीडिया के अंदर जाके इन बातों का इजहार करना मैं समझता हूं कि हरगिज मुनासिब नहीं है। जी शरतपुरी साहब, जी फरमाएं आप। मेरी अगर गुजारिश सुने जी। पहली बात तो ये गुजारिश है कि चीफ मिनिस्टर साहब को तो मैं 1.5 साल पहले पहली दफा मिला और फिर चंद एक दफा मिला, उसमें कोई सियासी इशू नहीं था, कतन कोई ऐसा मामला नहीं था। अभी ये जो बात हाईलाइट हुई मेरी तरफ से, तो एक साथी ने सवाल किया और मैंने अपना जवाब दे दिया, या बाकी उस्मा बुखारी साहब की तरफ से कुछ मौके सामने आना शुरू हो गया, वो सिंपल कह देती ठीक है यार उसकी एक राय है, पार्टी की राय ये नहीं है। तो बात वो मेरे मुंह से एक बात निकली जो मेरे दिल के मुताबिक थी, जो मेरे ज़हन और ज़मीर के मुताबिक, तो वो बात ऊपर ज्यादा ना जाती। लेकिन जब वो मजीद सवाल आने शुरू हुए और फिर मेरे से जो भी पूछेगा मैं तो वही बात करूंगा जिसके ऊपर मैं कन्विंस हूँ, जो मेरे ज़हन के मुताबिक है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुफाद इस चीज के अंदर नहीं है। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब से जब मोहब्बत है, उनके ऊपर एतमाद में कुछ शक वाली बात नहीं है, लेकिन किसी एक चीज के ऊपर इख्तलाफ राय हो सकता है और आप इख्तलाफ राय को उछाला मैंने नहीं है। शरतपुरी साहब, मैं जनाब के साथ एक बड़े अदब के साथ मैं इख्तलाफ करूंगा कि आपको बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है, बहुत से लोगों को होता है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं होता कि आप अपने मुखालिफ चीफ मिनिस्टर को जाके मिल लें, उनको अपनी हिमायत और एतमाद का यकीन दिलाएं, और जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आपके पूरे ग्रुप की तरफ से आई शरतपुरी साहब, मैं इंतहाई अदब के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊं कि मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं जाती तौर पर मुझे रंज हुआ कि पार्टी के ऊपर एक मुश्किल वक्त है, पार्टी लीडरशिप के ऊपर एक मुश्किल वक्त है, और हम में से एक एक का फर्ज है कि वो जिस कैपेसिटी में भी है अपने साथ का यकीन दिलाएं। मुझे ये बताइए कि जितने लोगों ने ये इख्तलाफ राय शुरू किया, क्या उनकी तादाद बढ़ी या घटी? उनकी तादाद शरतपुरी साहब यकीनन घटी। पहले आप 7-8 लोग जाके मिले, अब मेरा ख्याल है मुश्किल से 3-4 लोग 5 लोग बच गए होंगे, जो कि वक्त के साथ साथ मजीद कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल आपकी राय एक हो सकती है, उससे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आप अपनी राय का इजहार जाके पंजाब के प्रेसिडेंट हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनके सामने करें। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, आप उनके सामने जाके करें। यही मैं कर रहा हूँ, गलतफहमियां जी ज्यादा हुई हैं जी। देखिए मौलाना गियासुद्दीन साहब काबिल एहतराम हैं जी, उनके डीपीओ का नजायज पर्चे काटे एक जाती अनाज के ऊपर जी, वो दहशत गर्दों की तरह से मारा, उनकी बेबियों की, उनके बच्चों की तौहीन की, शुद्दत के अंदर पुलिस की चढ़ाई करा दी। एक बड़ा रिएक्शन था, उन्होंने मेरे से बात की, मैंने और 1-2 एमपी को कहा यार ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। हम मिलके आईजी साहब को मिले, आईजी साहब को बताया, फिर हमने चीफ मिनिस्टर से टाइम लिया जी, और चीफ मिनिस्टर साहब ने टाइम दे दिया, उनको कहा कि जनाब ये इस तरीके अगर आपका एक डीपीओ करता है नहीं, आपने शरतपुरी साहब मेरी अर्ज सुने, आपने अपनी पार्टी में बात की इस इशू के ऊपर? नहीं, क्या आपकी पार्टी ने साथ छोड़ा आपका इस मामले के ऊपर? मेरे ख्याल में शरतपुरी साहब इस तरह नहीं होता। मैं आपको अर्ज करूं पर्चे तो मैं अर्ज करूं ना, पर्चे तो एक छोटे से छोटे वर्कर से लेके और बड़े से बड़े कायद तक पर्चे हैं। लेकिन अदनान साहब और शरतपुरी साहब, आप प्लीज हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, हमें भी शामिल समझें। हम भी इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं जी। अब बाकी पार्टी कायद थी ना, वो तो डीपीओ खिलाफ एक्शन नहीं कर सकते सर, मुलविस नहीं। मेरी बात सुने ना, असेंबली एक फोरम है आपका, आप असेंबली के फोरम पे आवाज उठाएं, आपका साथ पार्टी देगी, आपकी साथ पार्टी देगी, इस तरह नहीं होता। मेरी यार सुने ना, कौन सा पार्टी का वर्कर है या लीडर है, आपके कॉलीग्स हैं, आप सुने आपके असेंबली के कॉलीग्स हैं, आपने उनसे पूछा है कि किसके ऊपर किस एमपीए के ऊपर पर्चा नहीं है? आप अपने जिले के अंदर गौर करें, आपके जिले के जितने एमएनए एमपीएज हैं, क्या उनके ऊपर पर्चे नहीं है? क्या उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे नहीं है? जावेद लतीफ साहब हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा नहीं है, उन्होंने नैब की पेशियां नहीं भोगी। शहबाज शरीफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने हेरोइन का पर्चा नहीं भोगा। मेरे ख्याल में तो सर बात ये है कि ये जो सुने शरतपुरी साहब, मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा। नहीं शरतपुरी साहब मैं अर्ज करूंगा, नहीं कोई जुर्म नहीं। मेरी यार सुने, ये उस वक्त जुर्म है जब आप मदद के लिए उसके पास पहुंचे जो आपको आर्म ट्विस्ट कर रहा है। आपको पता है कि क्यों पर्चा दिया गया होगा? मेरी यार सुने, अगर सुने राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन का पर्चा दिया 20 किलो का, मुझे ये बताएं, फिर तो राना सनाउल्लाह को फिर इमरान खान के पास जाना चाहिए था कि खान साहब आपने मेरे ऊपर पर्चा दे दिया, आप मेहरबानी करें पर्चा को वापस करें।
उनका अच्छा, मकसद ये क्या है? मेरा ख्याल है उनका कि- मकसद ये है कि सब पे पर्चे दें, इनको झुकाएं और इसी तरह अपने पास बुलाएं, जिस तरह 5-6 लोग चीफ मिनिस्टर के पास गए हैं और बार बार उनको मिल रहे हैं और अपने काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। शरपुरी साहब, ये तरीका नहीं है। नहीं, इसका तरीका कोई ये है कि तरीका नहीं, जद्दोजहद नहीं, के अंदर मेरा ख्याल ये है कि हमें हमने अपनी PTI का सियासत को मैंने- गंदा हाँ, किया। मैंने खुद जगह इस बात पर मैं हमें इस वक्त- ज्वाइन कर रहे हैं। जिस वक्त मैं जी, आप आपके बात साथ करें। बात कर रहा में हूँ, ज्वाइन अदनान भाई साहब, अदनान भाई साहब प्लीज। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब, उनसे भी सारी सूरत हाल के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। शौकत बसरा साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जलील शरकपुरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अदनान फरीद साहब भी। जलील शरकपुरी साहब का कहना यह है कि इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न है और अगर उन्होंने पार्टी के कायद की राय से इख्तलाफ किया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न है। अगर वो ये समझते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज हैं और वो सिर्फ वही नहीं समझ रहे, इस वक्त तो पूरी पार्टी है, पूरा पाकिस्तान ये समझ रहा है कि मियाँ साहब का जो इस वक्त बयानिया है और नून लीग का जो बयानिया है और उनकी क़यादत का जो इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो बिल्कुल वही असली दुश्मन भारत जो पाकिस्तान में फसादात कराना चाहता है, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है और अरसा दराज से वो कामयाब नहीं हो रहा। शौकत बसरा साहब एक सेकंड, अगर जलील शरकपुरी साहब मौजूद हैं तो क्या मेहरबानी करके वो इंडोर्स करेंगे जो कुछ कह रहे हैं शौकत बसरा साहब? क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं मुल्क तोड़ना चाहते हैं या वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं? नहीं, ये गलत। नवाज शरीफ साहब के ऊपर किसी किस्म में शक नहीं किया जा सकता। मुहिब्बुल वतन आदमी है, नेक नियत आदमी है, उन्होंने वतन की खिदमत की है, अंत तक खिदमत की है। लेकिन कोई जो गुस्से के अंदर जो ऐसी चीज कह रहे हैं मियाँ साहब, जो वो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि उससे दुश्मन फायदा उठा सकता है। मियाँ साहब की नीयत के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। ये सख्त जाती है। 3 दफा जी शौकत बसरा साहब, अब आप बताएं, ये जो कहा है जलील शरकपुरी साहब ने कि उन्हें मियाँ नवाज शरीफ की नियत पर या उनकी हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं है, अब आपका मौक़िफ़ वही है कि आप मियाँ नवाज शरीफ की जनाब लगारी साहब उनके कहने का स्टाइल और है, मेरे कहने का स्टाइल और है। वो क्या कह रहे हैं कि वो जो बातें कर रहे हैं इससे दुश्मन फायदा उठा सकता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वही बातें हैं कि जिस दिन APC में पहले दिन उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की या तकरीर की या जो भाषण दिया या खुतबा प्रमाद पूरी भारत के खास तौर पे शादियाने बजाए गए और अगले दिन उनकी हेडलाइंस ये थी कि मुतहिदा अपोजिशन ने पाक अफवाज पे हमला कर दिया। हम शरकपुरी साहब अगर अभी नहीं खुले तो शायद अभी देखेंगे आने वाले दिनों में बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप जी शौकत बसरा साहब, अदनान फरीद साहब, अब ये जो कह रहे हैं कि वक्त आएगा और शरकपुरी साहब जो हैं और ज़्यादा खुल जाएंगे और वो मौक़िफ़ के करीब हो जाएंगे जो हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ है मियाँ नवाज शरीफ के बारे में। नहीं, बसरा साहब, मैं बसरा साहब की बात से इब्तिदा करूंगा। बसरा साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन गुजारिश ये है बसरा साहब कि जिस तरह आपने इजहार किया कि जी वो बिल्कुल ठीक इख्तलाफ कर रहे हैं, तो मैं जनाब का ये मौक़िफ़ पूछना चाहूँगा कि क्या इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर जो कामयाबियाँ इमरान खान साहब लपेट रहे हैं तो उसके ऊपर जनाब को कोई इख्तलाफ है उनसे? या मेरा दूसरा सवाल ये है मेरे भाई बसरा साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो पाकिस्तान को अकेला किया गया और तनहा कर दिया गया है, क्या उसके ऊपर जनाब ने इख्तलाफ राय को मीडिया के अंदर किया है? शायद अपनी प्राइवेट गैदरिंग्स में आपने किया हो। सर, बात यह है कि अगर पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ राय होता है तो वो बंदा अपनी पार्टी में बैठ के करता है, उसको सरे राह नहीं रखा जाता। और दूसरी बात आपने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बात की, मैं ये अर्ज करूंगा कि मुझे सिर्फ उनकी गुफ्तगू में से वो हिस्सा निकाल के बता दें जो कि उन्होंने आईन ने पाकिस्तान के खिलाफ कहा हो, जिस चीज की उनको कानून इजाजत न देता हो, जिस चीज को करने के लिए उनको आईन पाकिस्तान इजाजत न देता ऐसा है शौकत बसरा साहब का पॉइंट। तो फिर अगर आप उनकी बात को ट्विस्ट करें और उसको कोई भी अपनी मर्जी का जामा पहनाने की कोशिश करें तो ये मुनासिब नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान का हुब्बुल वतन तरीन कायदीन में से एक है। उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया है। बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तान को एक मिसाइल रिजीम दी है। ठीक है। और पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक असल में अदनान फरीद साहब मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। नुक्ते नजर का मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना नजर है और
हमारे हमें जनाब ब्रेक की शौकत जानी बसरा पड़ेगी। साहब ब्रेक पर जाएंगे तो फिर फिर जी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे शौकत बसरा साहब का। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अब कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। सितंबर के दौरान महंगाई में 1.54% इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात के मुताबिक ये दादोशुमार जारी किए गए हैं कि सितंबर में महंगाई बढ़ी है। गुज़िश्ता साल इसी दौरान ये में महंगाई की शरह 9.04% रही। जुलाई ta सितंबर 2020 में गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही की निस्बत महंगाई की शरह 8.85% रही। गुज़िश्ता एक माह में टमाटर के दाम 44% महंगे हुए। प्याज की औसत कीमत 11 रुपये 55 पैसे फ़ी किलो बढ़ी। दाल मूंग 3 रुपये 19 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। घी, दाल चना, दाल मसूर, बीफ, चावल, गुड़ और खुश्क दूध की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। LPG का 11.5 किलो का घरेलू सिलेंडर 10 रुपये तक महंगा हो गया। इसी हवाले से बात करेंगे, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले तो सिर्फ बीफ, मटन और चिकन ही लोगों की पहुंच से दूर हुआ था, अब तो दालें खाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब आखिर जाए तो जाए कहाँ सर, क्या वजह इस महंगाई की? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हकीकत है इस वक्त हमें बहुत बड़ा चैलेंज महंगाई के हवाले से हम फेस कर रहे हैं और हमारी हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि ये जो महंगाई इस वक्त लोगों को तंग कर रही है, जो उनके लिए रियल इशू बना हुआ है और जो इवन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पेमेंट है, उसके लिए भी जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लेकिन मैं आपको फिर गुजारिश हमें कि कोई दुनिया का मुल्क में दिखा दें तो ऐसी पार्टी को, ऐसा लीडर जो 70 साल में आज तक हुकूमत में ना आया हो और आते ही उसको एक माफिया का सामना हो, जिसको हाथ लगाए वहां पर सिवाय चैलेंज करने के, सिवाय लूट मार के, करप्शन के कुछ भी ना हो, तो टाइम लगेगा। अब चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं और हमारी भी यही कोशिश है। बसरा साहब, आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, अब पेट्रोल महंगा हुआ, अब सब्जी और दालें महंगी हो गई और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाने का हमें समझ में नहीं आया। ये फार्मूला कैसा है कि लोगों की गर्दन फंसी हुई है, लोग महंगाई में जो है वो बहुत बुरे तरीके से बिल नहीं अदा कर सकते हैं, ना बिजली के और ना दूसरी यूटिलिटीज के। तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे इस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है कि लोगों की खाल उतारी जा रही है? इसके साथ साथ अगर मुझे इजाजत दें तो एक चीज मैं ऐड कर दूं आपके सवाल के ऊपर, प्लीज शौकत बसरा साहब। जी बसरा साहब, लगाई से मैंने पहले इस बात को नोट किया था, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हमने एहसास प्रोग्राम, यूथ लोन प्रोग्राम, इस तरह जिससे लोगों को फ्री हेल्थ कार्ड, हम वही पेशे नजर है कोरोना वायरस में देख ले जिस तरह लोगों को हेल्प आउट किया गया। तो PM साहब की भी और वज़ीर आला साहब की भी यहाँ हमारे पहुंचे जाए कि ये जो महंगाई है इसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई हैं। अच्छा, आप अदनान फरीद साहब, आप क्या समझते हैं कि महंगाई बढ़ने के असबाब क्या हैं, बेसिक असबाब क्या हैं कि क्यों इस तरह से महंगाई, आटा, चीनी, पेट्रोल, दाल, सब्जियां, जो लोगों के रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान को पहली दफा टेक ऑफ पर ले जा रही है, तो ये सूरत हाल कैसे? मैं सबसे पहले ये बात करने से पहले मैं इसका बसरा साहब के लिए एक सवाल छोड़ के जाऊंगा कि बसरा साहब ने फरमाया कि चीज़ें अब बेहतरी की जानिब गामजन हैं। तो बसरा साहब, जिस दौरान मैं ये बात कर लूँगा तो फिर उस दौरान आप ज़रा सोच के मुझे ये भी बता दीजिएगा कि कौन सी चीज़ है जो बेहतरी की तरफ गामजन है। हाँ, अब मैं लगारी साहब के सवाल की तरफ। सर, बात ये है कि अभी जैसे मेरे से पहले आपने खुद इजहार किया, मुझे ये फरमाइए कि क्या वजूहात हैं कि भाई आपका कंट्रोल नहीं है? इसकी वजह यह है कि इनकैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इनकैपेसिटी ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये कि चीफ मिनिस्टर साहब को पता नहीं है कि किस तरीके से कीमतों को कंट्रोल करना है, वजीर आजम साहब को पता नहीं है कि किस तरीके से कंट्रोल करना है। देखिए, उनका कहना तो यह है कि माफिया है। अच्छा, और माफिया जो है वो साबिक सियासी जो हुक्मरान रहे हैं उनके कंट्रोल में, और माफिया बढ़ा रही है। हाँ, क्या ये माफिया नवाज शरीफ को ब्लैकमेल नहीं कर सकता था? अगर माफिया है तो माफिया तो नवाज शरीफ के लिए भी माफिया होना चाहिए, माफिया शहबाज शरीफ के लिए भी माफिया होना चाहिए। वो माफिया कहाँ था? हुकूमत का काम ये होता है कि वो माफिया को कर्ब करे, हुकूमत का काम ये नहीं होता कि वो माफिया से ब्लैकमेल हो। क्या हमें अगर सुने, इन लोगों ने कहा है कि चीनी का
एक माफिया है जी, चीनी का लेकिन सर, माफिया। आप क्या recommendation चीनी का देंगे? मैं अर्ज किस तरह करूं से ना, महंगाई मैं control रेकमेंड ये करूंगा मैं कि ये इस्तीफा दें और एक अहल लोगों को इलेक्शन में मौका दें कि जिनको लोग वोट दें वो ऊपर आए, ताकि उनको पता है कि नहीं, अवाम के वोट तो मसाइल क्या हैं। ये लेकर आए हैं ना, सुने, वोट जो तो ये जो लेकर आए जो हैं। जो वोट ये लेके आए हैं वो पूरी कौम को भी पता है, और आज आप एक रेडी वाले से जाके पूछ लें, वो भी आपको बताएगा कि कौन सा वोट ये लेके आए हैं। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि माफिया, इन्होंने कहा चीनी का माफिया है, वो चीनी का माफिया नवाज शरीफ के वक्त में कहाँ था? इन्होंने कहा है कि आटे का माफिया है, वो नवाज शरीफ के वक्त में माफिया कहाँ था? आटे का माफिया यानी जो गंदम हमारे पास उगती है, जो शुगर केन हमारे पास उगता है, वो उसका माफिया है, उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इन्होंने अच्छा, आप तो जनाब शौकत मसरूफ साहब, सर मैं ये एक बात करूं, आखिरी नोटिस जो इन्होंने लिया है बदकिस्मती से, वो दवाइयों के ऊपर, कीमतों के ऊपर नोटिस लिया है। उसके ऊपर इनके जो एडवाइजर हेल्थ है उन्होंने ये कहा है कि हम कोई माफिया से ब्लैकमेल थोड़ी हुए हैं, हमने तो सिर्फ कीमतें बढ़ाई हैं। तो और क्या ये साहब, कीमतें माफिया से- जो 5,000 रुपए की दिल की दवा थी, मुझे ये बताइए कि 20,000 रुपए महीना दिल की दवा शौकत कोई बसर इमरान साहब खान साहब एहसास प्रोग्राम से ये लेके देंगे? बसरा साहब इसका जवाब दें प्लीज, ये महंगाई जो है माफिया क्या है, माफिया को आइडेंटिफाई करें और साथ में ये भी बताएं कि दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं, ये तो लोगों की पहुंच से दूर हो गई ऐसा हैं। ही है। मैं माफिया उसको कहते हैं कि जो लोग स्टोरेज करते हैं, जिसकी वजह से तरीके ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ती है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। और यही चीज है जो होल्डिंग लोग करते हैं, उसमें फिर बहरान आता है, चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। मैंने आपको बताया ना कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। उसमें एक तो हमने जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको प्रॉपरली मैजिस्ट्रेट बसरा साहब ये सारा कुछ होता है, मुझे रिजल्ट बताएं कि क्या किया है बसरा साहब, मेरे भाई बसरा साहब। मेरी अगर आपको मैंने सुना है, आप जरा खामोश रहें। सर ये मेरी यार सुन ना, ये आप सारी बताएंगे, कमेटियां बनाएंगे, रिजल्ट क्या है सर, रिजल्ट बताएं। अच्छा ऐसे मैंने कहीं मुझे बात करने देना, ऐसे ना करें। जी जी रिजल्ट कोई छो अंतर तो नहीं है, अगर दिन का चिराग तो नहीं है, तो रगड़ेंगे तो रिजल्ट मुझे आएगा। लेकिन जब आपके मुंह से हम सुनते ना ऐसी बातें गवर्नेंस की, तो ऐसे ना किया करें, मेरा कंट्रोल में आप बात किया करें लूट मार की, करप्शन की, टीटियों की, गोले वाले की, पापड़ वाले की। सर आप लोग इक़दामात फरमा रहे थे, इक़दामात फरमाइए सर। बिल्कुल, टाइम भी अब हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अदनान फरीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, लगाई साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।